हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है गरिमा। आज हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी 1973 का चैप्टर नंबर 15 जो कि है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट को परिवाद के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है, उस ऑफेंस की जानकारी किस तरह से दी जाती है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो विक्टिम खुद या फिर विक्टिम के गार्जियन या कोई भी इंसान जिसको उस मामले की जानकारी है कि अपराध हुआ है, तो वो जाके पुलिस रिपोर्ट जो है पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करा सकता है। फिर अगर पुलिस उसकी एफआईआर लॉन्च करने को मना करती है, लिखने को मना करती है, तो उसके पास दूसरा रास्ता है कि वो एसपी के पास जाएगा और बाय पोस्ट वो रिटन में एक एप्लीकेशन भेज सकता है कि मेरे साथ ये अपराध घटित हुआ है। तो एसपी क्या करेगा, मामले की जांच करेगा कि ये सही है या गलत है। फिर अगर ऐसा भी नहीं होता है तो क्या करेगा, वो मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है और मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट को जब वो कंप्लेन करेगा तो मजिस्ट्रेट उस चीज़ को एग्जामिन करेगा कि जो कंप्लेन उसके पास आई है अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंप्लेंट होता क्या है। कंप्लेंट 2D में डिफाइन किया गया है। सीआरपीसी 1973 का जो डेफिनेशन क्लॉज है उसके 2D में डिफाइन किया है कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होती है, एलिगेशन विद अ व्यू टू टेक एक्शन ओरली और रिटन। एक ये एलिगेशन है, मतलब आरोप है कि जो पुलिस है या जो प्रशासन है उसको एक्शन लेना है। कैसे दी जाती है, या तो ओरली दी जाती है या फिर रिटन में दी जाती है कंप्लेन। तो कंप्लेन, अब सेक्शन 200 का प्रोवाइजो क्या कहता है, इसमें प्रोवाइजो भी है कि मजिस्ट्रेट को कब एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पब्लिक सर्वेंट जो ड्यूटी कर रहा है वो कोर्ट में कंप्लेन करता है, ये जो है सेक्शन 195 के तहत करेगा, तो मजिस्ट्रेट को एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिक सर्वेंट है और जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। फिर दूसरे केस में द मजिस्ट्रेट मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू अनदर मजिस्ट्रेट। अगर एक मजिस्ट्रेट दूसरे मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी या ट्रायल के लिए भेज देता है अंडर सेक्शन 192, तो भी एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे ट्रायल हो गया है स्टार्ट, तो दोबारा से एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे अब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फिर एक और प्रोवाइजो है इसमें जो बताता है कि ओवर द केस टू अनदर मजिस्ट्रेट, जब दूसरे मजिस्ट्रेट को दे दिया गया है आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट और विटनेस, मजिस्ट्रेट एक मजिस्ट्रेट ने दूसरे मजिस्ट्रेट को दे दिया है, फिर एग्जामिन करके दिया है उसने, तो दूसरे मजिस्ट्रेट को ज़रूरत नहीं है कि वो दोबारा से री एग्जामिन करे। ऐसा क्यों, ऐसा करने से कोर्ट का बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए जो मजिस्ट्रेट है उसको दोबारा से री एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो सब बातें थी हमारी सेक्शन 200 के अंदर। अब अगर मजिस्ट्रेट कोई कंप्लेन रिसीव करता है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सबसे पहले तो वो ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 में। पुलिस को कह देगा कि भाई ये जो मामला है इसमें इन्वेस्टिगेशन करके लाओ। अब इन्वेस्टिगेशन की क्या ज़रूरत है, मजिस्ट्रेट जो है वो तो अपनी जगह पर बैठा हुआ है, परिवादी उसके पास जाता है कंप्लेन लेके। अब जब परिवादी कंप्लेन लेकर गया है, यहाँ मजिस्ट्रेट ने नहीं देखा, उसको नहीं पता, नहीं नॉलेज है कि कोई अपराध उसके साथ घटित हुआ है या नहीं हुआ। हो सकता है वो झूठा आरोप लगा रहा हो उसके ऊपर, हो सकता है कि वो कुछ पुरानी दुश्मनी हो या अपने आप को चोट मार के कोर्ट में प्रेजेंट हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से, क्योंकि मजिस्ट्रेट इस चीज़ को जानता है कि एक्यूज्ड जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहा है वो हो सकता है कोई पब्लिक सर्वेंट हो, कोई बिजनेसमैन हो जो अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के झूठे एलिगेशन होने पर कोर्ट में आएगा, तो उसका कितना टाइम वेस्ट होगा, उसका कितना लॉस होगा। तो इस वजह से मजिस्ट्रेट पहले ऑर्डर करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए और उसके बाद मामले को देखेगा। दूसरा क्या करता है, टेक कॉग्निजेंस। अब यहाँ पे संज्ञान ले सकता है अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 1A में। अब तीसरा क्या करेगा कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई मामला नहीं बनता, कोई ग्राउंड नहीं बनता, तो वो डिसमिस कर सकता है अंडर सेक्शन 203। और सेक्शन 204 में क्या करेगा, अगर मजिस्ट्रेट को एग्जामिन करने के बाद
और सारी जांच करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद लगता है कि कोई मामला बनता है तो वो इशू कर देगा प्रोसेस। अब प्रोसेस जब इशू करेगा तो उसमें क्या करेगा, वो एक्यूज्ड को जो है समन इशू कर देगा, वारंट इशू कर देगा, तो उसको कोर्ट में बुलाया जा सके, क्योंकि उस पर अब जो आरोप है वो उसने जो है कोर्ट में आना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 201 जो कि है प्रोसीजर फॉर मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ केस। अब जो मैजिस्ट्रेट है वो मामले का संज्ञान लेने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, यानी कि गलत कोर्ट में परिवाद हो गया है। अब अगर परिवाद गलत कोर्ट में हो गया है, जिस कोर्ट के पास जो है मामले को सुनने के लिए पावर ही नहीं है, तो वो कोर्ट प्रॉपर कोर्ट में, जिस कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए थी उस कोर्ट में उसको भेज देगा, रिटर्न कर देगा। या फिर अगर रिटर्न में नहीं है तो कंप्लेनेंट को बोल दिया जाएगा कि आप इस कोर्ट में नहीं बल्कि दूसरी कोर्ट में जाइए, जो कोर्ट होगा उसका नाम बता देगा कि फला कोर्ट में जाइए और आप जो है वहाँ पर आपको सुना जाएगा। तो ये कहता है हमारा सेक्शन 201 कि वो डायरेक्ट कर देगा टू द कंप्लेनेंट टू गो टू द प्रॉपर कोर्ट। अब सेक्शन 202 क्या कहता है, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अच्छा सेक्शन है। तो यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट है कंप्लेन लेने के बाद, कॉग्निजेंस लेने के बाद अंडर सेक्शन 192 अगर उसको लगता है कि जो मामला बनता है वो झूठा हो सकता है, कि उसको कुछ डाउट लग रहा है कि जो कंप्लेनेंट है वो सही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो प्रोसेस को रोक देगा। और रोकने के बाद वो डायरेक्ट करेगा पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या तो पुलिस को या किसी भी प्रॉपर पर्सन को जिसको कोर्ट को लगता है कि भाई ठीक है ये पर्सन जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और फिर कोर्ट जो है अगर उसको लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड है तो वो उसको रोक सकता है, कोर्ट को जो है आगे कार्रवाई कर सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कोई सफिशिएंट ग्राउंड है, अगर लगता है कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो वहाँ उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। अब ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ती है कि कोर्ट जो है वो डाउट कर रहा है कि भाई हो सकता है कि जो विटनेस आ रही हैं ये झूठे हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट को डाउट हो रहा है, शक हो रहा है, तो वो देखेगा कि किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, जो एक्यूज है उस पर गलत आरोप ना लगे हों, तो इस वजह से वो वहाँ पर इश्यू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर देगा। फिर इसके अंदर जो प्रोवाइजो है वो देख लेते हैं क्या कहता है। प्रोवाइडेड दैट नो सच डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड। अब इन्वेस्टिगेशन कब नहीं करेगा मैजिस्ट्रेट, अगर जो मामला है वो ट्रायबल है कोर्ट ऑफ सेशन के अंडर में, क्योंकि अब जो हायरार्की है वो क्या कहती है, सबसे ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन आता है, फिर CJM आता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फिर उसके नीचे आता है मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास। तो ये जो हायरार्की है, अब यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायबल है कोई भी ऑफेंस, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं करेगा। दूसरा क्या कहता है, वेयर द कंप्लेनेंट हैज नॉट बीन मेड बाय कोर्ट अनलेस द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस प्रेजेंट हैव बीन एग्जामिन्ड ऑन ओथ अंडर सेक्शन 200। जब तक कि कोई भी विटनेस, कोई भी कंप्लेनेंट जो है उसको एग्जामिन ना कर लिया जाए, किस पर, ओथ पर, तब तक कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए मैजिस्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। ये कहता है हमारा प्रोवाइजो। आगे देखते हैं। तो अगर इंक्वायरी के बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ठीक है कोई मामला बनता है तो वो एविडेंसेस ले लेगा, और एविडेंसेस और विटनेस को हमेशा ओथ में लिया जाता है कोर्ट में, ओथ पर ही एक्सेप्टेबल होता है, अदरवाइज वो एविडेंसेस नॉट एडमिटेड होती हैं कोर्ट में। अब इसमें एक प्रोवाइजो और है जो कि क्या कहता है कि provided that if it appears to the magistrate that the offence complaint is of tribal exclusively by the court of session, he shall call upon the complainant to produce all his witness and examine them on oath। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जो मामला है वो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायबल है तो वो एग्जामिन कर लेगा विटनेस को और कंप्लेनेंट को, और ओथ पर हमेशा जो विटनेस है और जो एविडेंसेस है वो ओथ पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट इसका सबसेक्शन 3 क्या कहता है
कि अगर कोई ऐसा पर्सन है पुलिस ऑफिसर से अलग, बाहर का कोई पर्सन है, कोई और ऑफिसर है जिसको कोर्ट ने ऑथराइज किया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मामले में, तो वो पर्सन सेम पावर के साथ इन्वेस्टिगेशन करेगा जो कि एक पुलिस ऑफिसर की होती है उस पुलिस स्टेशन के अंडर में। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को जो पावर कन्फर्म्ड होती है वो सेम पावर में वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक पावर नहीं है, क्या पावर? टू अरेस्ट विदाउट वारंट। बिना वारंट के वो अरेस्ट नहीं कर सकता है किसी भी एक्यूज्ड को। क्यों? क्योंकि अभी तो कोर्ट में लाया जाएगा, उसको सुना जाएगा, उसको डिफेंस करने का मौका मिलेगा। तो अगर वो कोर्ट में आ रहा है इजली समन करने पर, तो ज़रूरत नहीं है अरेस्ट करने की। और अगर उसने कोई बड़ा अपराध किया है तो उसके खिलाफ वारंट इशू करेंगे और वारंट इशू करने के बाद ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ये कहता है हमारा सबसेक्शन 3। और इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 203 जो कि है डिसमिस ऑफ कंप्लेन। अब मैजिस्ट्रेट ने सब ओथ पर विटनेस ले लिया है, कंप्लेनेंट को ओथ पर ले लिया, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो गई है, सेक्शन 200 की सारे जो फॉर्मेलिटीज़ थी पूरी कर दी गई हैं, 202 की भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी। अब भी मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, ये उसकी ओपिनियन में है, तो मैजिस्ट्रेट को यहाँ पर कंप्लेन को डिसमिस करने का राइट है। लेकिन वो डिसमिस करने के लिए उसको रिटन में नोट करेगा रीज़न फॉर डूइंग सो। ही शैल ब्रीफली रिकॉर्ड द रीज़न फॉर डिसमिसिंग द कंप्लेन। उसको लिखित में देना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको कोई ग्राउंड क्यों नहीं लग रहा है। फिर अगर वो डिसमिस नहीं करेगा तो क्या करेगा? सेक्शन 204 में आदेशिका जारी कर देगा, इशू ऑफ प्रोसेस कर देगा, समन इशू कर देगा एक्यूज्ड को कि कोर्ट में हाजिर हो, कोर्ट में अपीयर हो अगर ग्राउंड लगता है, या फिर ज़रूरत है तो वारंट इशू कर देगा कि भाई वो जो अपराधी है उसको कोर्ट में लाया जाए। और यहाँ पर जो है जब भी कोई इशू ऑफ प्रोसेस होता है, कोई समन, कोई वारंट होता है, तो उसके लिए जो है फीस कोर्ट में ऑन द टाइम जमा करनी होती है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 203। अब इसमें बहुत अच्छा केस है जो हम डिस्कस करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको आंसर लिखना है, या फिर जो लॉ के स्टूडेंट है जो एलएलबी कर रहे हैं, तो जब भी वो ये क्वेश्चन अगर आता है कंप्लेन टू मैजिस्ट्रेट तो वो इन केस को उसमें लिख सकते हैं। केस क्या है? प्रार्थना नाथ तालुकदार वर्सेस सरोज राजन सरकार, AIR 1962, सुप्रीम कोर्ट 870। अब ये क्या कहता है कि नो बार टू इंटरटेन ऑफ सेकेंड कंप्लेंट ऑन द सेम फैक्ट। जो अगर सेकेंड कंप्लेंट जो है आती है सेम फैक्ट पे, कौन से फैक्ट पे? सेम फैक्ट पे, वो फैक्ट जिन पे ऑलरेडी जो है कंप्लेंट 203 में डिसमिस कर दी गई है, तो उस एप्लीकेशन को इंटरटेन कोर्ट में नहीं किया जाएगा, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में कर लिया जाएगा। अब वो एक्सेप्शनल केस क्या है कि जो ऑर्डर है, प्रीवियस ऑर्डर जो है उसको पास करते हुए कोई वो इनकम्प्लीट ऑर्डर हो गया हो तो इंटरटेन कर लिया जाएगा। फिर अगर जो ऑर्डर पास किया जा रहा था फर्स्ट टाइम में, उसका नेचर जो है कोर्ट जो है मिसअंडरस्टैंड कर गया हो तो भी उसको इंटरटेन कर लिया जाएगा। या फिर जो कुछ ऐसा हो सकता है कि जो न्यू फैक्ट हो, इम्पॉर्टेंट रीजनेबल फैक्ट हो, उसको कोर्ट में देना था लेकिन वो नहीं दिए गए हैं, तो विद इन अ लिमिटेशन पीरियड जो है वो सेकंड कंप्लेन इंटरटेन की जा सकती है कोर्ट में। तो ये हो गया एक्सेप्शनल केस जहाँ पर सेकंड कंप्लेन ऑन द सेम फैक्ट कोर्ट ले सकता है। और दूसरा केस है AR अंतुलिया वर्सेस RS नायक, AIR 1986 का। इस केस में क्या कहता है कि जो कंप्लेन है वो कौन फाइल करवाएगा। अब कंप्लेंट जो है कोई भी वो इंसान जो विक्टिम हो, या फिर जो विक्टिम के गार्जियन हो, विक्टिम के रिलेटिव हो, वो कोई भी करा सकता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने अपराध होते देखा है, जिसको पूरी नॉलेज है, वो भी जो है कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता है। अब विक्टिम में कौन कौन इंक्लूड हो गए? हिज और हर गार्जियन और लीगल एयर। विक्टिम की डेफिनेशन जो है CRPC 1973 के सेकेंड
सेक्शन में, सेक्शन 2 के WA में गिवन है। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर 15 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट जब कवर करेंगे तो हम चैप्टर 16 कवर करेंगे, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट, यानी कि अगर मैजिस्ट्रेट जो है यहाँ पर डिसमिस नहीं करता तो आगे अब क्या प्रोसेस चलेगा उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।